नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी जो हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर गहराई में बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी कल्पनाओं के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर जो जानकारी है उनको मुख्यतः 4 रूपों में हमें जानकारी मिलती है। जैसे प्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत। नंबर 2 पे बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। नंबर 3 की बात करेंगे परिकल्पनाएं। और नंबर 4 की बात करेंगे तो उल्काएं। इस प्रकार हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो इसमें अपने ज्वालामुखी व भूकंप को रखते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से जो तरंगे बाहर आती है, जो गर्म बेगमा लावा जो बाहर आता है, उससे हमें प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है कि अंदर धरातल किस प्रकार का है। अप्रत्यक्ष की बात करें तो यहाँ तापमान, दबाव व घनत्व, इन 3 रूपों के बारे में इन्हें अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। तापमान की बात करें तो प्रति 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी की गहराई पर जाने से तापमान बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, और यह तकरीबन लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक बढ़ता रहता है। यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक यानी तापमान 32 मीटर की दर से बढ़ता है, जो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। 100 से 200 किलोमीटर की 300 किलोमीटर की बात करूं तो यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर बढ़ता है। 300 किलोमीटर प्लस की बात करूं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। यानी प्रत्येक ज़्यादा गहराई पर जाने पर, 300 किलोमीटर के बाद गहराई में जाने पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी धीरे धीरे तापमान बढ़ने की दर जो है वो कम होती जाती है। इस प्रकार की हमारे पास में जानकारी मिली है। अब हम बात करें उल्काओं की बात करें तो उल्काएं जो है वो एक ऐसे ठोस पदार्थों से बनी है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यानी उल्काओं में परतें पाई जाती है, वो भी पृथ्वी के अंदर भी परतें पाई जाती है। यानी पृथ्वी के अंदर लगभग 10 परतें पाई जाती हैं, उल्काओं में भी परतें मिलती है, और ऐसे संगठित कणों का संगठित स्वरूप है उल्काएं, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब बात करें परिकल्पनाओं की तो परिकल्पनाओं में वैज्ञानिकों ने अनेक रूप में बताया। जैसे पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस रूप में भी बता दिया, गैस रूप में भी बता दिया, ज्वारीय रूप में भी बता दिया, और तरल रूप में भी बता दिया। यानी अलग अलग रूपों में ठोस, गैस, ज्वारीय और तरल, अलग अलग रूपों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने परिकल्पनाएं की। तो जैसे हम बात करें तरल की बात कर लें या ठोस की बात करें, ठोस में जैसे ग्रहाणु परिकल्पनाएं दी गई, ग्रहाणु परिकल्पना दी गई किसके द्वारा? चैम्बरलिन व मोल्टन के द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना दी गई। उसी प्रकार हम बात करें ज्वारीय परिकल्पना की बात करें तो जेम्स जेम्स ने ज्वारीय परिकल्पनाएं दी। गैस की बात करें तो जेफरीज और रीटर ने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में है। उसी प्रकार तरल की बात करें तो हम बताएंगे कि निहारिका परिकल्पना दी गई, निहारिका परिकल्पना की गई किसके द्वारा? लाप्लास के द्वारा। तो इस प्रकार तरल की पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है, किसने बताया? लाप्लास ने बताया। तो इस प्रकार की कुछ जानकारियां, कुछ अवधारणाओं के माध्यम से हमें मिली है। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ विद्वानों के द्वारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में हमें जानकारी दी है। जैसे हमने बात तापमान के बारे में की, दबाव के बारे में की, घनत्व के बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार घनत्व पृथ्वी का 5.517 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेमी है, यानी 5.517 ग्राम घन सेमी अपना पृथ्वी का औसत घनत्व है। ऊपरी भाग में घनत्व कम मिलता है और नीचे के भाग में घनत्व अधिक मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है जो ठोस पदार्थों से बना हुआ है। जैसे कि दबाव की बात करते हैं, दबाव भी आंतरिक भाग में अधिक होता है। जिस प्रकार घनत्व की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी बात हम कर लेते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में कैवेंडिश ने एक सफल प्रयोग किया, जिसके माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी का घनत्व जो है वो 5.48 ग्राम घन सेमी है। इसके बाद सफल प्रयोग 1878 में हुआ, जो कि पॉइंटिंग ने किया और इन्होंने 5.47 ग्राम घन सेमी पृथ्वी का औसत घनत्व बताया। लेकिन सही वास्तविकता का औसत घनत्व निकल कर आया 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में उपग्रहों की सहायता से वास्तविकता का जो घनत्व निकल गया है कि पृथ्वी का घनत्व जो 5.517 ग्राम घन सेमी, उसमें बताया गया ऊपरी परत का घनत्व लगभग 2.6 से 3.6 और आंतरिक भाग का घनत्व है वो 11 है। इसे ये स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे स्वेस के अनुसार कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। स्वेस ने 3 भागों में बांटा है। स्वेस ने 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? तो हम बात करेंगे सियाल, सीमा और निफे, यानी सियाल, सीमा और निफे 3 परतों के रूप में पृथ्वी का आंतरिक संरचना के रूप में स्वेस ने बताया। तो सियाल के अंदर जो बात की गई कि सिलिका SI 2 अक्षर पहले जो SI है सिलिका और प्लस एल्यूमिनियम का मिश्रित जो परत है, इनकी प्रधानता मिलती है सियाल में। इसमें सियाल में मिलती है। इसमें आप ये बता सकते हो कि ग्रेनाइट परतों की प्रधानता है, ग्रेनाइट परतों की इसमें प्रधानता मिलती है। अगली बात हम करेंगे जिसमें अम्लीय गुण मिलते हैं, अम्लीयता के गुण इसमें मिलते हैं। इसकी मोटाई लगभग 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक बताई कि 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक की सियाल परत की मोटाई है, जिसमें ग्रेनाइट परतें मिलती है। अम्लीयता की प्रधानता इसमें होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से इसमें होते हैं। अब बात करें सीमा की, तो इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ऊपर SI प्लस Al था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम था, या सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी इस भाग में सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की प्रधानता मिलती है। इसमें क्षारीय गुण मिलता है, क्षारीयता की प्रधानता है। और इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें मिलती है? बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, क्षारीयता का गुण मिलता है। और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम का मिश्रित स्वरूप है। अब हम बात करते हैं इसकी मोटाई की, तो ये तकरीबन लगभग 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक इसकी मोटाई बताई गई है। अब हम इसके नीचे की बात करें, निफे, जो कि सबसे आंतरिक है। इसमें Ni का मतलब Ni और Fe, यानी निकिल और फेरियम, निकिल और प्लस फेरियम। फेरियम जो है कि लोहे का स्वरूप है। तो अब हम बात करेंगे निकिल और फेरियम की बात, इसकी गहराई अधिक हो जाती है, जो कि तकरीबन सबसे अधिक गहराई की बात हम कर सकते हैं। इसमें दूसरी चुंबकीय तत्वों की प्रधानता मिलती है, इसलिए पृथ्वी के स्थायित्व को भी ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि पृथ्वी स्थायी है। चुंबकीय तत्व अपने ओर आकर्षित करता है बाहरी तत्वों की, इसमें निकिल और लोहा की प्रधानता इसमें मिलती है, इसलिए ठोस स्वरूप भी कहीं ना कहीं अपने को स्पष्ट करता है। तो ये कुछ स्वेस के द्वारा हमें बताया गया था। इसके अलावा हम बात करें
अपने आधुनिक मत के आधार पर, कि आधुनिक मत के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से बताया गया है। आधुनिक मत की बात करूं, आधुनिक मत को तो इसे भी 3 रूपों में ही बताया गया है। जैसे हम बात करें आधुनिक परत के रूप में, ऊपर का जो भाग है लगभग 30 किलोमीटर की एक क्रस्ट परत कही जाती है, क्रस्ट के रूप में इसे जाना जाता है कि क्रस्ट, ये जो भाग ऊपरी भाग है ये 30 किलोमीटर है। कहाँ पर? ये धरातल पर। वहीं बात करेंगे समुद्री तल की बात करें, लगभग ये 8 किलोमीटर का औसत रहता है। तो अब इनकी बात करें कि क्रस्ट के बाद में ये ऊपरी क्रस्ट है आ गया, ऊपरी क्रस्ट, और ये निचला क्रस्ट। इसके बाद बात करेंगे ऊपरी मेंटल, और ये निचला मेंटल। इसके बाद ब्राहकोर, और ये आंतरिक कोर। इस प्रकार पृथ्वी का विभाजन किया गया आधुनिक मत के आधार पर। इसकी गहराई जो 6371 किलोमीटर हमने बात की थी पृथ्वी की त्रिज्या की, पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या का सबसे नीचे का भाग माना गया। इसी ऊपर की बात करेंगे तो 5150 किलोमीटर, इससे ऊपर की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर तक, और 2900 से ऊपर बात करेंगे तो लगभग 700 किलोमीटर, उसके ऊपर बात करेंगे तो 200 किलोमीटर। तो इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में ये जानकारी होती है। इसमें परिवर्तन क्या बताया गया है, इसमें कुछ भाग, जैसे हम यहाँ से बात करें कि नाम आप याद करें, एक ट्रिक बताता हूँ आपको बहुत ही शानदार, कमरगुल, आप याद करें नाम कमरगुल, ये अपने को नाम याद रखना है कमरगुल। पहले महिलाएं कमर पे धागा बांधती थी, कमर बंद कहते थे उसको, अब कमरगुल आप याद कर लें। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ घनत्व के बारे में। तो यहाँ का जो घनत्व था वो लगभग 2.7 से लेकर के 2.9 घनत्व माना गया। इसके बाद यहाँ ये घनत्व आगे आकर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते यानी यहाँ तक ये घनत्व 11 तक पहुँचता है। मध्य में ये घनत्व 5 से आता है, लेकिन यहाँ से परत जैसे ही आगे की आती है, मेंटल को जैसे ही क्रॉस करती है, 5 से तुरंत ये 10 में बदल जाती है। यानी एक परत के बाद दूसरी परत के अंदर अचानक असंबंधता नजर आती है ना, अचानक परिवर्तन आता है। वो कुछ जिस तथ्यों के आधार पर हम बात करें तो 1909 में मोहरोविक नामक विद्वान ने कुल्पा घाटी में एक भूकंप के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार 48 किलोमीटर की गहराई पर अचानक तरंगों में परिवर्तन आ गया, अचानक तरंगों की गति बढ़ गई। ये कब? 48 किलोमीटर की गहराई पे। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करेंगे गहराई बताया गया 30 से लेकर 70 किलोमीटर की गहराई में भी ये परतों में ये असंबंधता देखी जा सकती है। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे तो अपने बात करेंगे एंडीज पर्वत के सीरा निवेदा क्षेत्र में ये 60 किलोमीटर की गहराई पर असंबंधता मिली, जिसे मोह असंबंधता या मोहरोविक असंबंधता के नाम से जाना जाता है। जैसे कैसे अपने बात कर रहे हैं, कॉनरेक या कॉनरोक असंबंधता, मैं से मोह असंबंधता, मोहरोविक भी कह सकते हो, मोहरोविक असंबंधता। उसके बाद रेपिटी असंबंधता, उसके बाद गुटेनबर्ग असंबंधता, फिर लेह मान असंबंधता। ये असंबंधता ये जो देखने को मिलती है, परीक्षाओं में काफ़ी बार इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कॉनरोक असंबंधता कहाँ स्पष्ट होती है, किन परतों के मध्य पाई जाती है, मोहरोविक असंबंधता किन परतों के मध्य पाई जाती है, रिपीटिव असंबंधता किन परतों के मध्य पाई जाती है। तो कमरगुल मैंने आपको एक ट्रिक बताई, नाम बताया कैसे कॉनरोक।
तो कोंद्रोक जो परत है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो कोंद्रोक असंबद्धता पाई जाती है। इससे अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है तरंगों में। उसके बाद हम बात करेंगे निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो मिलता है उसे मोहरोविक कहा जाता है, जो मैंने 1909 की चर्चा अभी आपके सामने की। वो कहाँ है? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो असमानता मिलती है उसे मोह असमानता या मोहरोविक असमानता के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1909 में मोहरोविक नामक विद्वान ने की। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेपिटी नाम की जो असंबद्धता है वो निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल के दोनों के बीच में मिलती है। यानी रेपिटी का जो संबंध है वो किससे है? निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल दोनों परतों के बीच में है, जहां इनकी तरंगों में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं गुटेनबर्ग से। तो गुटेनबर्ग की जो निचली मेंटल और ब्राहा जो कोर है, ब्राहाक्रोड का जो भाग है और निचली मेंटल है, इन दोनों के बीच जो असंबद्धता मिलती है उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेह मान असंबद्धता। तो दोनों कोर ब्राहाकोर आंतरिक कोर के बीच जो असंबद्धता मिलती है उसे लेह मान असंबद्धता के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः ध्यान से देखें, हमने बात नाम किया दिया आपको गुटेनबर्ग, यानी कमरगुल आपको याद करना है ट्रिक के रूप में। और कमरगुल को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि कैसे मतलब कोंद्रोक, और कोंद्रोक परत कहाँ मिली है? इन दोनों परतों के बीच मिली है। कौन सी? कोंद्रोक असंबद्धता। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे निचली में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच के भाग की बात करेंगे। तो यहाँ मिलने वाली जो है वो कौन सी है? मोहरोविक है। कौन सी है? मोहरोविक असंबद्धता मिली है। इसके बाद ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की बात करेंगे तो रेपिटी असंबद्धता यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच देखने को मिली है। उसके बाद निचली मेंटल और ब्राहाकोर के बीच मिली है गुटेनबर्ग। कौन सी? गुटेनबर्ग असंबद्धता मिली है, जो 1914 में उन्होंने अध्ययन किया था। 1914 में गुटेनबर्ग ने अध्ययन किया था। ब्राहाकोर आंतरिक कोर के मिलने वाली लेह मान असंबद्धता है। तो इस प्रकार ये कुछ असंबद्धताएं परतों के मध्य अपने को मिली है और इस प्रकार की जानकारी हमें दी गई है कि इस प्रकार हमारा आंतरिक भाग में ऊपर का भाग आता है वो क्या ऊपरी क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर बताई गई है धरातल के ऊपर, और सागर महासागरों के ऊपर ये लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है। इसे नीचे के ऊपरी मेंटल की बात करोगे तो 200 किलोमीटर तक की, उसके बाद निचले मेंटल तक की पूरा मेंटल का जो भाग है ये लगभग 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर का दायरा घेरता है। उसके बाद हम बात करें ब्राहाकोर लगभग 2900 लेकर के 5150 किलोमीटर तक का दायरा लेता है, और आंतरिक कोर जो है 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की बात करते हैं। ये कुछ सामान्य बातें थी। अगला विशेष इसके ऊपर डिटेल से हम बात लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।